So we'll start with a quick revision of what we have seen in the last session. If you remember, पिछले session में we have seen reflection at a plane surface. अगर आपको याद होगा हमने last session में I equal to R मतलब laws of reflection को derive किया था using wave theory. So we will repeat again very quickly the derivation. So reflection at plane surface. The concept was very simple. You have a plane reflecting surface x y. आपके पास एक plane reflecting surface है x y and you have a plane wave front which is incident obliquely. तो हमारे पास एक plane wave front है AB जो obliquely incident हुआ इस reflecting surface पे and as you remember this wavefront AB is bounded by rays. तो ये हमने लिया था P point. तो this wavefront AB is bounded by PA and QB. So you have second ray here, extreme ray QB. Then क्योंकि ये ऑब्लिक इंसिडेंस था तो A will reach reflecting surface first and we'll call this point as A dash. When A reaches A dash, B is still at point B dash. तो B ये जो point है ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे बाद में पहुंचने वाला है. This is what you need to know, right? Then as soon as A reaches A dash, it behaves as secondary source and it starts emitting secondary wavelets, जिसको आप wavefront भी बोलते हो. And wavefront या secondary wavelet, it is in the form of a sphere, hemisphere in this case. Why hemisphere? Because very obvious कि ये reflection है तो it will be just in the upper part. तो reflection है, नीचे कुछ नहीं आएगा. Of course, नीचे का half sphere भूल जाओ. So just take into consideration the upper half sphere. So ये upper half sphere है. This is what you have. Okay. Then, if you remember, सबसे पहला काम हमने इस equation, इस derivation में क्या किया था? पहले हमने incidence के सारे angles देख लिए थे और बाद में हम reflection की बात कर रहे थे. तो पहले आपके पास AB ये एक प्लेन वेव फ्रंट है जो ऑब्लिकली इंसिडेंट हुआ है. A पॉइंट A डैश पे पहुंचा पहले. जब A डैश पे पहुंचा मतलब रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे पहुंचा तब B डैश पे था. एंड एज सून एज A reaches A डैश इट स्टार्ट्स emitting secondary wavelets and this secondary wavelets trace a hemisphere. तो हेमिस्फीयर नीचे का पार्ट नहीं होगा, सिर्फ ऊपर का पार्ट कंसीडर करो. देन आई टोल्ड यू इफ स्पीड ऑफ लाइट in medium is v, then in time t ये जो हेमिस्फीयर बना है इसका रेडियस होगा vt. So let us say this point is d. In time t a dash सोर्स से जो भी वेव निकल रहे हैं they will trace out a hemisphere. हेमिस्फीयर क्यों? क्योंकि रिफ्लेक्शन की बात हो रही है, रिफ्रैक्शन की नहीं. It will trace out a hemisphere. हेमिस्फीयर का रेडियस होगा v इंटू टी. क्यों ऐसा? क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, ऊपर का जो मीडियम है 1 इज v. इन टाइम t आपको पता होना चाहिए वेलोसिटी इनटू टाइम इज डिस्टेंस, राइट? सो नंबर 1 a डैश d ये डिस्टेंस है vt. ओके. देन हमें प्रूव करना है एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. अभी तक हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस दिखाया नहीं, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस दिखाने के लिए सबसे पहले पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं. लेट अस कॉल दिस एज पॉइंट n. देन यू सी ये एंगल p a डैश n या फिर a डैश n, दिस एंगल इज नथिंग बट एंगल ऑफ इंसिडेंस. तो एंगल p a डैश n ये था एंगल ऑफ इंसिडेंस I. गुड.
देन ऑफ कोर्स आपको पता है ये एंगल पी ए डैश बी डैश ये है 90 डिग्री, पी ए डैश बी डैश इज 90 और 90 में से एक पार्ट आई है तो बचा हुआ ये पार्ट आपका आया था 90 माइनस आई। तो ये जो एंगल है एन ए डैश बी डैश, एंगल एन ए डैश बी डैश इज 90 माइनस आई, दिस इज व्हाट यू हैव। अब ये टोटल एंगल 90, उसमें से एक पार्ट 90 माइनस आई, तो बचा हुआ मतलब इतना, दिस मच इज आई, तो दिस इज आई, एंगल आई। तो ये जो एंगल है बी डैश ए डैश और इस पॉइंट को मैं बोल देता हूं सी, तो एंगल बी डैश ए डैश सी, एंगल बी डैश ए डैश सी इज नथिंग बट आई, राइट। तो कम से कम अप टू दिस पॉइंट एंगल ऑफ इंसिडेंस का सारा काम हो गया। रिफ्लेक्शन की बात करेंगे इन अ व्हाइल, कम से कम इतना पता होना चाहिए आपको। देन ये जो एक ट्राइंगल है ए डैश बी डैश सी, दिस इज इंपॉर्टेंट टू अस, तो मैं पहले साइड में ड्रॉ करके रख देता हूं। ये ए डैश बी डैश सी ऐसा एक ट्राइंगल है, समथिंग लाइक दिस। ये ऐसा एक ट्राइंगल हमने बनाया था। सो ए डैश बी डैश सी, इसमें से ये एंगल आई और ये एंगल 90। देन बिकॉज वी आर लुकिंग एट रिफ्लेक्शन एट प्लेन सरफेस और हमको यहाँ पे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन वेरीफाई करने हैं थ्योरेटिकली, मतलब आई इक्वल टू आर प्रूव करना है। आई का काम तो हो गया, अब रिफ्लेक्शन की बात कर लेंगे। रिफ्लेक्शन की बात करने से पहले ये जो सी पॉइंट है यहाँ से तो डी तक टेंजेंट ड्रॉ करो, बिकॉज इट इज टेंजेंट दिस एंगल बिकम्स 90 डिग्री। नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट रिफ्लेक्शन, तो वेव फ्रंट इज रिफ्लेक्टेड समथिंग लाइक दिस। याद रखना while drawing reflected wave front, इसको बी डैश की डायरेक्शन में नहीं दिखाना। द मोमेंट यू डू दिस गए अगला स्टेप आएगा ही नहीं, तो यू हैव टू शो इट इन द डायरेक्शन ऑफ ए डैश डी। ये रिफ्लेक्टेड रे, ये इंसिडेंट रे है, दिस इज इंसिडेंट रे एंड देन इट गेट्स रिफ्लेक्टेड समथिंग लाइक दिस। तो यू नीड टू रिमेंबर बी डैश की डायरेक्शन में नहीं चलेगा, इट हैज टू गो इन द डायरेक्शन ऑफ डी, ए डैश डी। देन अभी वेव फ्रंट था, वेव फ्रंट इज बाउंडेड बाय टू रेज, तो दोनों रेज रिफ्लेक्ट होंगे, एक नहीं बट बोथ विल बी रिफ्लेक्टेड, तो ये भी रिफ्लेक्ट होगा समथिंग लाइक दिस। ओके, देन इसको थोड़ा सा करेक्ट करना पड़ेगा, आई विल जस्ट करेक्ट दिस वन। तो सी पॉइंट से डी तक समथिंग लाइक दिस, गुड, ओके, क्लियर। नाउ अब हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की बात कर लेते हैं। So by definition of angle of reflection is nothing but angle measured from normal, angle between reflected ray and normal, मतलब ये यहां से यहां तक, this is R, angle of reflection R. So here you have angle of reflection N A dash D, एंगल एन ए डैश डी। या फिर अगर ऐसा ही है, कंफ्यूजन क्रिएट होता है, तो डू नॉट गेट कंफ्यूज, इसको बोल दो रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट इज एस आर, ठीक है। एंगल एन ए डैश एस, बात एक ही है, एंगल एन ए डैश डी या एंगल एन ए डैश एस। तो एंगल एन ए डैश एस बोलो, डी बोलो, डजंट मैटर, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर। गुड, देन एज यू कैन सी ये टोटल एंगल है 90, सो दिस टोटल एंगल ओवर हियर इज 90, उसमें से एक पार्ट है R, तो बचा हुआ जो पार्ट होगा दिस वन विल बी 90 माइनस R। तो ये एंगल आपको मिल गया कौन सा, D A डैश C, D A डैश C इज 90 माइनस R, राइट। नाउ ये जो दूसरा ट्राइंगल है A डैश DC, दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट टू अस, तो मैं ड्रॉ कर देता हूं यहां पे ए डैश डी एंड सी, ए डैश डी सी, समथिंग लाइक दिस।
ओके, तो ये आ गया आपका ए डैश डी सी। अब इस ट्राइंगल ए डैश डी सी में ये एंगल कितना आया, 90 माइनस आर, ये 90, तो बचा हुआ जो एंगल है यहाँ पे दिस विल बिकम आर अगेन। गुड, तो दिस इज व्हाट यू नीड टू नो, तो दिस एंगल इज आर। ओके, ये एंगल आर है। नाउ ये जो प्लेन वेव फ्रंट ए बी इंसिडेंट वेव फ्रंट था, ए रीचेस ए डैश, पहले ए पॉइंट पहुंच गया रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे, एंड एज सुन एज ये यहाँ पे पहुंचा इट स्टार्टेड इमिटिंग सेकेंडरी वेवलेट्स। इन टाइम टी waves from a dash will trace hemisphere of radius vt which is a dash d, क्योंकि रेडियस कितना है a dash से b तक। उतने ही टाइम में ये जो b dash था ये कहां पहुंच गया, c पे, तो b dash c और a dash d ये दोनों के दोनों आएंगे सेम डिस्टेंसेस। इन द सेम टाइम, जितने टाइम में a dash के वेव्स ने एक हेमिस्फीयर बना लिया, उतने ही टाइम में बी डैश कहां पहुंचा, सी। ए डैश डी ये जो वेव्स है ये कहां जा रहे हैं, मीडियम नंबर 1। बी डैश सी कहां ट्रैवल कर रहा है, मीडियम नंबर 1, तो स्पीड ऑफ लाइट सेम होगा, v मल्टीप्लाइड बाय टाइम t विल गिव यू डिस्टेंस। इसके लिए बी डैश सी डिस्टेंस होगा vt और ए डैश डिस्टेंस भी होगा vt, राइट। तो इतना आपको पहले समझना था। नाउ यू हैव दिस टू ट्रायंगल्स। अब your task is to prove I equal to R। तो ये जो दो ट्राइंगल है, if you consider these two triangle A dash B dash C and A dash DC, if you look at these two triangles, from triangles A dash B dash C and A dash DC, पहले तो एक साइड कॉमन, मतलब you have A dash C as common side, दूसरा a डैश डी और b डैश सी ये दोनों भी vd है, तो दो साइड सेम हो गए। तीसरा, दो एंगल यहाँ पे इक्वल है, एक एंगल a डैश b डैश सी और एंगल a डैश डी सी, ये दोनों है 90 डिग्री। तो जब दो साइड सेम और एक एंगल सेम हो तो ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। so therefore triangle a dash B dash C and triangle A dash DC are congruent triangles. Congruent triangles का प्रॉपर्टी होता है कि ये जो एंगल्स आएंगे B dash A dash C and D C A dash they are equal. Therefore B dash A dash C equal to D C A dash। ये एंगल है एंगल ऑफ इंसिडेंस I, बी डैश ए डैश सी इज I, और ये है R, तो I इक्वल टू R। तो दिस इज हाउ वी हैव शोन I इज इक्वल टू R, राइट। तो ये था रिफ्लेक्शन नॉट रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन एट प्लेन सरफेस। नाउ एज आई टोल्ड यू, मैंने आपको इस चैप्टर के पहले ही लेक्चर में बताया था डिफरेंस बिटवीन रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स। उसमें मैंने आपको बताया था कि रे ऑप्टिक्स में आप लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन यूज करते हो, डिराइव नहीं करते। डिराइव करने के लिए व्हाट यू नीड इज सम थियरी। डेरिवेशन कब होगा, थ्योरेटिकली आप कब प्रूव करोगे, जब कुछ थियरी का बैकग्राउंड है आपके पास। एंड इन वेव ऑप्टिक्स you basically have theoretical background to derive this। तो अभी हमने रिफ्लेक्शन एट प्लेन सरफेस डिराइव कर लिया, we have shown I equal to R। So next thing is to prove, what to prove is Snell's law। Laws of reflection हो गया, तो laws of refraction prove करो। So now we'll have to derive Snell's law, refraction at a plane surface। रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन नहीं, दिस इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट अ प्लेन सरफेस। एंड प्लेन सरफेस की जब बात करते हो तो ऑफ कोर्स इट हैज टू बी ट्रांसपेरेंट, नहीं तो रिफ्रैक्शन होगा कैसे। अगर मिरर ले लिया तो रिफ्लेक्शन होगा, तो यू नीड टू हैव अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल लाइक ग्लास स्लैब। तो वापस से सेम मेथड है मोर और लेस।
तो आपके पास एक प्लेन रिफ्रैक्टिंग सरफेस है. सी द डिफरेंस इन वर्ड्स. वहां पे आप बोलते हो कंसिडर अ प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस XY, यहाँ पे आप बोलते हो कंसिडर अ प्लेन रिफ्रैक्टिंग सरफेस XY. Then we have a plane wavefront. We have a plane wavefront AB, which is incident obliquely on this refracting surface. Around 70% derivation same, सिर्फ 30% is different. तो अभी यहाँ पे भी हमारे पास we have consider a plane wavefront AB bounded between इस पॉइंट को बोल दिया मैंने P. So bounded between PA and QB. Then these are the two extreme rays of that wavefront. ऐसा आ गया. Right? Good. Again, same story. वापस से वही, क्योंकि oblique incidence है, तो A will reach A dash earlier. A will reach A dash. जब A dash पे आ गया, सरफेस पे आ गया, तो B कहाँ था? B dash पे था. Right? Then, as soon as A reaches A dash, it starts emitting. It behaves as secondary source and starts emitting secondary wavelets. Okay, now in this case, the only difference is, सिर्फ इतना याद रखना कि इस केस में आप, the idea here is कि आप refracted hemisphere को देख रहे हो, not reflected. So as soon as this point A reaches A dash, मतलब refracting surface, it behaves as secondary source and starts emitting secondary wavelets, right? In time t, the refracted waves will trace a hemisphere with radius. वहां पे VT बोला था, यहाँ पे चेंज क्या है? यहाँ पे दो मीडियम है, तो स्पीड ऑफ लाइट विल बी डिफरेंट. तो ये मीडियम नंबर 1, इसमें इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स μ1, इसमें स्पीड ऑफ लाइट c1. ये मीडियम नंबर 2, इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स μ2 और स्पीड ऑफ लाइट c2. अब बिफोर इसका रेडियस कितना वो देखने से पहले, सबसे पहला लेट अस ड्रॉ अ नॉर्मल, क्योंकि एंगल्स एज यू रिमेंबर वी ऑलवेज डिफाइन एंगल विद रिस्पेक्ट टू नॉर्मल्स. तो ये आ गया नॉर्मल टू द रिफ्रैक्टिंग सरफेस n, और इसको बोलता हूं n डैश. गुड. अज्यूम जो मीडियम नंबर 1 था वो रेयरर मीडियम था, और जो मीडियम नंबर 2 है वो डेंसर मीडियम है. इसका मतलब you know what happens when light travels from rarer to denser? It bends towards normal. Good. So जो रिफ्रैक्टेड रे होगा, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट होगा, इट विल गो समथिंग लाइक दिस, बेंड होगा टुवर्ड्स नॉर्मल. सो रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, you will have refracted wavefront which is bending towards normal, something like this. Okay, तो ये ऐसा कुछ आएगा. हम बाद में ड्रॉ कर लेंगे. I'm just telling you now, हम बाद में देख लेंगे इसको. Good. अब angle of incidence, you know what is angle of incidence? ये angle of incidence P A dash N. तो angle P A dash N is angle of incidence I. गुड. तो B dash जब XY पे पहुंचेगा तो let us say it meets the surface XY at point C. Then अब बाकी तो आपको पता ही है. क्या पता है? ये अगर I है तो ये 90 माइनस I है, ये 90 माइनस I है तो ये I है वापस से. करेक्ट. Let us say A जब A dash पे पहुंचा तो A dash is emitting secondary waves because it is behaving like a secondary source. Good. B dash will take time t to reach surface at point C. Therefore, B dash C will be equal to, अरे सेम ही तो कर रहे हैं. यहाँ पे क्या किया था? स्पीड इनटू टाइम. यहाँ पे पहले मीडियम में स्पीड कितना है?
C1, तो ये क्या आएगा C1 इंटू टी। आपको C1 नहीं बोलना तो V1 बोलो, क्या फर्क पड़ता है, डजंट मैटर, नेम डजंट मैटर, C1 V1 एक ही बात है। ओके, सो B डैश विल टेक टाइम t टू रीच द सरफेस XY, तो B डैश C विल बी स्पीड इनटू टाइम डिस्टेंस, मतलब तो C1 t, ये आ गया आपका ऐसा। इज दिस क्लियर? पक्का? नाउ एज आई टोल्ड यू, जो रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट है, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, इट विल बी समथिंग लाइक दिस, it will bend towards normal, something like this. Okay, then obviously अगर मैं इस पॉइंट को D बोलता हूं तो A डैश D ये हो गया रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर। गुड, जितने टाइम में B डैश C पे पहुंचा उतने ही टाइम में सेकेंडरी वेव्स फ्रॉम ए डैश इन्होंने हेमिस्फीयर बना लिया, तो ये जो हेमिस्फीयर का रेडियस होगा ए डैश डी, इट विल बी C2 इंटू टी। C2 इंटू टी क्यों? क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन दैट मीडियम, ये बेसिक डिफरेंस है दोनों में। रिफ्लेक्शन इज इन द सेम मीडियम, इसलिए वहां पे ए डैश डी और बी डैश सी सेम था, यहाँ पे सेम नहीं होगा। फिर वहां पे क्या किया था आपने, C पॉइंट से D पॉइंट तक एक टेंजेंट ड्रॉ किया था, यहाँ पे भी वही कर रहे हैं, एग्जैक्टली सेम प्रोसेस। ड्रॉ अ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट C एट पॉइंट D, तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि ये बन जाएगा आपका 90 डिग्री, राइट। और आपको पता है एंगल, बाय द वे ये जो आपके पास रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट है इसका भी नामकरण कर देते हैं, इसको बोल देते हैं कि ये SR है। यू नो एंगल आप हमेशा नॉर्मल से मेजर करते हो तो N डैश A डैश S, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल N डैश A डैश S इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R, तो यहाँ पे ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है R, रिफ्लेक्शन नहीं, रिफ्रैक्शन R। गुड, अगर ये R है तो ये वेरी गुड 90 माइनस R, so this is nothing but 90 minus R. If this is 90 minus R, this is 90, this will become R. Very good. तो जैसे वहां पे दो ट्रायंगल लिए थे, यहाँ पे भी वही दोनों ट्रायंगल है, सिर्फ उस केस में दोनों ट्रायंगल ऊपर थे, यहाँ पे एक ऊपर एक नीचे है। देन वहां पे हमने दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है ऐसा प्रूव किया था, क्योंकि हमको I इक्वल टू R चाहिए था, लेकिन लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन मतलब स्नेल्स लॉ, मतलब μ1 sin I इक्वल टू μ2 sin R, तो यहाँ पे congruent triangles प्रूव करके कोई मतलब नहीं निकलेगा, तो you don't have to prove that these two triangles are congruent, but instead you have to do what? आप ये जो ट्रायंगल है A dash B dash C dash, so from triangle A dash B dash C take what is sine of I? What is sine है? Opposite side upon hypotenuse, ये आपका 90 डिग्री, I का अपोजिट इज B डैश C और हाइपोटेन्यूज इज AC, राइट। सिमिलरली जो नीचे का ट्रायंगल है A डैश DC, सो फ्रॉम ट्रायंगल A डैश DC साइन ऑफ R, साइन R is opposite side, what is opposite side? A dash D upon hypotenuse is AC, so sine of R is A dash D upon AC। ये जो इक्वेशन नंबर 1 आया और ये जो इक्वेशन नंबर 2 है, दोनों को डिवाइड कर दो, सो डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 1 by 2, डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 1 by 2, therefore you will have sin I by sin R, or sin I was, if you remember, B dash C upon AC, और ये आ गया आपके पास A dash D upon AC, इसमें AC AC हो गया कैंसल, तो therefore you will have sin I by sin R। B dash C क्या था? B dash C C2 T C1T, okay, it was C1T upon this is C2T, TTB
कैंसल, तो C1 by C2। Therefore आपको और एक इक्वेशन मिल गया, sin I by sin R इक्वल टू C1 by C2, इक्वेशन नंबर 3। बट डू यू रिमेंबर कि हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिफाइन कैसे करते हैं? क्योंकि अल्टीमेटली स्नेल्स लॉ में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होना चाहिए। स्नेल्स लॉ अगर आपको प्रूव करना है μ1 sin I इक्वल टू μ2 sin R, तो म्यू कहां पे है? देयर इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज स्टिल मिसिंग। तो बाय डेफिनेशन, यू नो, बाय डेफिनेशन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स is speed of light in air to that of speed of light in medium, right? This is what you know. तो अगर मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 लेता हूं तो इट इज C air अपॉन C1। अगर मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 लेता हूं तो इट इज C air अपॉन C2, राइट? अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर देता हूं, सो इफ आई डिवाइड, देयरफॉर μ1 by μ2 इक्वल टू C air by C1 अपॉन C air by C2, कैंसल एंड कैंसल, राइट? करेक्ट, C2 by C1। या फिर ठीक है, मतलब इट्स नथिंग रॉन्ग, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल हियर। आई जस्ट वांट टू डू इट μ2 by μ1। तो अगर मैं μ2 by μ1 करता हूं, so if I do μ2 by μ1, यहाँ पे C2, μ1 यहाँ पे C1, तो this will be C1 by C2, equation number 4। So therefore what you have is μ2 by μ1 equal to C1 by C2, equation number 4। अब इक्वेशन नंबर 3 का और 4 का राइट हैंड साइड सेम है, तो लेफ्ट हैंड साइड सेम होगा। So therefore from equation number 3 and 4 you have sin I by sin R equal to μ2 by μ1, μ2 by μ1। Therefore μ1 sin I shift equal to μ2 sin R, hence proved। This is nothing but Snell's law। So by using wave theory you can actually prove कि ये जो Snell's law है that is correct, μ1 sin I equal to μ2 sin R। तो एक बार क्विकली हम रिवाइज कर लेंगे कि व्हाट इज द टेक्निक ऑफ डेरिवेशन। देखो, द थिंग इज व्हाट आई डोंट वांट फ्रॉम यू, वो जो आदत पड़ जाती है हमको एज इट इज रटने की, दैट इज वेरी हार्मफुल। अंडरस्टैंड अप्रोच। हमको क्या करना है, हमको रिफ्रैक्शन एट अ प्लेन सरफेस, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन हमको प्रूव करना है। तो रिफ्रैक्शन प्रूव करना है तो सबसे पहले आपके पास होना चाहिए एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस। तो एग्जाम में लिखने का तरीका होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपको ऐसा लगता है कि यू विल फॉरगेट, तो पहले डायग्राम ड्रॉ कर लो, कंप्लीट द डायग्राम एंड देन स्टार्ट एक्सप्लेनिंग। You have a plane refracting surface. Consider a plane refracting surface XY. Let a plane wavefront AB is incident on this plane refracting surface obliquely. Let ये जो plane wavefront AB था, let plane wavefront AB is bounded by PA and QB। yeah, bounded by PA and QB। This is what you have to do। Good। So once you have explained this, अब since the plane wavefront is incident obliquely, hence A will reach this refracting surface first at point A dash। When A reaches A dash, B is at B dash। So B is yet to reach, B पहुंचा नहीं है, is at B dash, right? Then क्योंकि यहाँ पे रिफ्रैक्शन की बात हो रही है तो दो मीडियम की बात हो रही है, मतलब रिफ्लेक्शन में सिंगल मीडियम था, यहाँ पे दो मीडियम है, तो दोनों मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट अलग होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी अलग होगा। तो बोलोगे लेट μ1 be the refractive index of medium 1, C1 be the speed of light in medium 1, μ2 be the refractive index of medium 2, C2 be the speed of light in medium 2। As soon as A reaches A dash, it behaves as secondary source of light
and starts emitting secondary waves in all possible direction, right? In time t, this is really important, in time t, or well वो हम बाद में लिख सकते हैं, लेकिन नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा तो नॉर्मल भी ड्रॉ करेंगे. तो इन टाइम t, the waves from secondary source a dash traces a hemisphere of radius a dash d. तो रेडियस तो पहले बताओ, यहाँ पे यू हैव टू फर्स्ट शो रेडियस. तो मान लो ये आपका आ गया यहाँ पे रिफ्रैक्टेड वेव, तो ये ए डैश, ये पॉइंट आ गया डी, और क्योंकि आपने बोल दिया इन टाइम टी, तो आपको पता है ए डैश डी विल बी सी टू टी, क्योंकि स्पीड इनटू टाइम इज डिस्टेंस, करेक्ट. then you will say in the same time t, during the same time t, b dash will reach surface at point c, therefore b dash c equal to c1t, करेक्ट. फिर यहाँ पे भी एक रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट बता ही देना, ये रिफ्रैक्टेड रे बता देना. then you can also say therefore refracted wave front is s r. now draw normal to the surface at the point of incidence, मतलब at point a dash. draw normal n dash at point a. we know that, what do you know is this angle is angle of incidence. तो ये P पॉइंट था, ये Q पॉइंट था, फिर आप बोल लोगे therefore angle P A dash N is angle of incidence I. P A dash N is angle of incidence I. then अगर ये I है तो ये 90 minus I होगा. so this angle is 90 minus I. therefore what you have is N A dash B dash angle. N A dash B dash angle is 90 minus I. अब क्योंकि ये पूरा एंगल N A dash C 90 है, तो ये B dash A dash C will be I, क्योंकि 90 में से एक पार्ट 90 minus I है. therefore अभी ज्यादा समझाना मत, since N A dash C is 90, therefore you have no, by basic geometry, by geometry of the problem, B dash A dash C angle is I. Khatam. That's all you need to say. Also, what also? Angle A dash B dash C is 90. Also, angle A dash B dash C is 90. Good. Then, अब हो गया सब यहाँ पे. Good. All good here. Now let us talk about angle of refraction. तो ये है आपके पास angle of refraction R. So you will say here angle N dash A dash S, या फिर D if you want. ये पॉइंट को D बोल देते हैं, तो if you want you can say D. तो आप बोल सकते हैं यहाँ पे also angle N dash A dash B, N dash A dash B is angle of refraction R. अगर ये R है तो ये आ गया आपके पास 90 minus R. therefore angle D A dash C is 90 minus R. so therefore angle D A dash C is 90 minus R. now draw a tangent from point C at point D. तो tangent draw किया तो ये आ गया आपके पास 90, right? tangent draw करने की वजह से 90 हुआ, तो बताना पड़ेगा draw a tangent from point C which meets the hemisphere at point D in medium number 2. and therefore angle A dash BC is 90. and from triangle A dash DC, ये तीन एंगल्स का एडिशन 180 होता है. इसके लिए जो एंगल है इट विल बिकम R. so you will say इन तीनों एंगल्स का एडिशन 180 होना चाहिए. therefore this angle A dash CD is R. यहां तक हो गया. गुड. अब हमें रिफ्रैक्टिव, हमको स्नेल्स लॉ, हमको क्या चाहिए? स्नेल्स लॉ. स्नेल्स लॉ में क्या क्या देखा है आपने? साइन I
साइन आर। सिंपल, साइन आई साइन आर को डिफाइन कैसे किया था? अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आप ट्राइंगल के लिए ही डिफाइन करते हो, राइट, मोर और लेस ट्राइंगल के लिए करते हो ना, तो दो ट्राइंगल लेने पड़ेंगे, एक में आई होना चाहिए, एक में आर होना चाहिए। तो आई किस में दिख रहा है? ऊपर के ट्राइंगल में, ए डैश बी डैश सी। सो कंसीडर ट्राइंगल ए डैश बी डैश सी। इसमें आप ले लो साइन आई। व्हाट इज साइन आई? अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, बी डैश सी अपॉन ए डैश सी। एंड ऑल्सो फ्रॉम ट्राइंगल, फ्रॉम वो नीचे का ट्राइंगल कौन सा? ए डैश डी सी। फ्रॉम ट्राइंगल ए डैश डी सी, साइन ऑफ आर, साइन आर, ये आर है, अपोजिट साइड इज ए डैश डी, हाइपोटेन्यूज इज ए डैश सी। तो ए डैश डी अपॉन ए डैश डी अपॉन ए डैश सी। इन दोनों को कर दो डिवाइड, डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 1 and 2। सो डिवाइडिंग equation 1 by equation number 2. So you will have sin I by sin R equal to A dash B dash C, B dash C upon A dash C upon A dash D upon A dash C. Cancel, cancel. B dash C is nothing but C1t or a C2t, cancel, cancel. Therefore, sin I by sin R equal to C1 by C2, equation number 3. Oh yeah, now we know that by definition of refractive index, what you know is refractive index is speed of light in air upon speed of light in medium. Therefore, refractive index of medium 1 is C air by C1, and the refractive index of medium 2 is C air by C2, and therefore if I divide mu2 by mu1, I get C air by C2 upon C air by C1, C air cancel. Therefore mu2 by mu1 equal to C1 by C2, equation number 4. अब इक्वेशन नंबर 3 और 4 का RHS सेम है तो LHS भी सेम होगा. So therefore from equation number 3 and equation number 4 you will have sin I by sin R equal to mu2 by mu1. Therefore mu1 sin I equal to mu2 sin R. Hence proved. Done. So this is how you are supposed to derive this particular equation. Simple. Okay, so is this clear? Good. No confusion. कौन सा triangle, कौन सा angle, कहां से क्या आया, सब समझा? Good. So now let us start with the most interesting topic of this chapter, which is interference. अब interference का जो basics है, we have already seen this basics in previous chapter, superposition of wave. तो I am expecting कि कम से कम आप लोगों को ये याद होगा what is superposition of wave, at least definition. What is superposition of waves? When two or more waves reach at a point simultaneously in a given medium, then what? When two or more waves reach at a point simultaneously in a given medium, then the resultant displacement at any point and at any instant is the vector sum of resultants due to individual waves. तो सबसे पहले you need to know superposition of waves. Superposition of waves. हम इन डिटेल देखेंगे इंटरफेरेंस क्या है. अब इस बार क्योंकि लास्ट चैप्टर में हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया था, ओनली इंट्रोडक्शन. हियर वी विल हैव टू सी इन डिटेल. तो हम देखेंगे डिटेल में हो क्या रहा है इन टर्म्स ऑफ एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन. लेकिन टू अंडरस्टैंड हाउ एनर्जी इज रीडिस्ट्रीब्यूटेड,
पहले ये पता होना चाहिए कि सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स क्या है. सो जस्ट टू टेल यू अगेन, हमारे पास दो वेव्स है या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं. सो यू हैव टू और मोर वेव्स रीचिंग एट अ पॉइंट साइमल्टेनियसली इन अ गिवन मीडियम. मान लो ये है वेव नंबर 1 and you have another wave which is wave number 2, something like this. So when these two waves reach at a point simultaneously, ये word is very important because अगर ये word नहीं लिखोगे तो इसका मीनिंग ही चेंज हो जाएगा. मतलब ऐसा हुआ कि पहला वेव आया, वो गया, बाद में दूसरा वेव आया. So when two or more waves, I want to see this word two, क्योंकि सिंगल वेव का कोई सुपरपोजिशन नहीं होता. When two or more waves reach at a point simultaneously in a given medium, then किसी भी पॉइंट पे जो डिस्प्लेसमेंट होगा, वेल अगेन यू नीड टू नो बेसिक्स. अगर आपको याद होगा सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव जब हम सीख रहे थे तो मैंने आपको ये बताया था कि व्हाट इज मैकेनिकल वेव. मैकेनिकल वेव इज डिस्टर्बेंस क्रिएटेड इन अ मीडियम. मतलब मैंने पास एक रस्सी है, इस रस्सी को एक साइड बांधा और दूसरी साइड से मैंने डिस्टर्बेंस क्रिएट किया. डिस्टर्बेंस क्रिएट किया मतलब मैंने वेव उसमें सेंड की है. आई एम प्रोपोगेटिंग द वेव इन द मीडियम. तो वेव क्या करेगा, वेव क्या करेगा, वेव पार्टिकल्स को डिस्प्लेस करेगा. ये जो स्ट्रिंग है, रस्सी है, इसके जो पार्टिकल्स है वो डिस्प्लेस हो गए, राइट. So you need to remember why we are talking about displacement, क्योंकि wave at a point creates displacement. It displaces the particle at that point. Good. Then अगर दो waves है तो पहला wave अपना displacement अपना काम करेगा, it will displace the particle. दूसरा wave अपना काम करेगा, वो ऐसा assume करेगा कि पहला wave है ही नहीं, तो पहले wave ने displace कर दिया, दूसरा wave ऐसा assume करेगा पहले ने किया ही नहीं, वो वापस एक बार कर देगा. So first wave will displace the particle, assuming other wave is absent. Second wave will displace the particle, assuming the first is absent. So that is why while explaining you always say this. आप ऐसा लिखते हो. What do you write is, how do you explain? You say when two or more waves reach at a point simultaneously in a medium, then the resultant displacement at a point and at a given instant is the vector sum of the displacement of all the displacement individually. मतलब जो इंडिविजुअल वेव डिस्प्लेसमेंट्स क्रिएट करेंगे उन सबका वेक्टर एडिशन. गुड. सो दिस इज व्हाट मिनिमम रिक्वायरमेंट इज देयर फॉर यू टू नो. अब जस्ट फॉर अ क्विक इंट्रोडक्शन, देखो होता क्या है. इमेजिन हमारे पास एक मीडियम है और उस मीडियम में एक ही वेव है, सिंगल वेव. तो जब वेव सिंगल वेव होता है तो उस मीडियम में एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होता है. व्हाट डू यू मीन बाय यूनिफॉर्म एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन? एनर्जी इज सेम एट एवरी पॉइंट, बिकॉज यू ऑलरेडी नो व्हाट डज अ वेव डू. वेव क्या करता है? वेव मैंने बताया था, वेव इज अ ट्रांसपोर्ट सर्विस. किसके लिए? एनर्जी के लिए. सो वेव बेसिकली ट्रांसफर्स एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर. अगर आपके पास सिंगल वेव है तो एक गिवन मीडियम में energy is uniformly distributed. हर जगह पे energy distribution is same. But when you have two waves, then energy distribution in a medium is no more uniform. कहीं पे ज्यादा energy, कहीं पे कम energy. ज्यादा energy कहाँ होगा? When जिस point पे पहले wave का crest और दूसरे wave का crest overlap होगा. So the points at which crest of one wave coincides with crest of another, at such points you have maximum displacement, मतलब you have maximum energy there. और जहां पे एक का crest दूसरे के trough के साथ coincide होगा, you have minimum displacement, which means minimum energy. तो देखो जब एक वेव था
तो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन वाज यूनिफॉर्म, मतलब एनर्जी वाज सेम एवरीवेयर। जब दो वेव्स है या ज्यादा वेव्स है तो देयर आर सम पॉइंट्स जहां पे एनर्जी ज्यादा है, देयर आर सम पॉइंट्स जहां पे एनर्जी कम है। तो क्या हुआ, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। हेंस इंटरफेरेंस ऑफ waves, interference in general, can be defined as the redistribution of energy in a medium when two or more waves reach in a medium simultaneously. So we will see interference in detail in the next session.